नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वी हैव बीन डीलिंग विद द इश्यू ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को हिंदी में बोलते हैं निष्पादन। तो टॉपिक हमारा है निष्पादन का, सेक्शन 36 to 74। और फिर मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। व्हाट इज दिस? Execution means to enforce the judgment of the court. A judgment has been given in your favor. कोर्ट ने एक जजमेंट आपके फेवर में दिया है। सपोज कीजिए दिस वाज द केस विद यू। यहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ साहब, आप ऐसे मानिए, देखिए, ए फाइल से सूट अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000। दिस इज द सिचुएशन। ए फाइल से सूट अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000 एंड ऑब्टेन्स ए डिग्री अगेंस्ट हिम। आप समझिए, किसने सूट फाइल किया? ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया। ए फाइल से सूट फॉर अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000 एंड ऑब्टेन्स ए डिग्री अगेंस्ट हिम, और केस जीत भी जाता है। तो इन दिस केस यू विल सी ए फाइल से सूट अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000, डिग्री हैज बीन पास्ड, decree passed in favor of A. Therefore, A will be called what? Decree holder. Okay, and he will be called judgment debtor. ये 10,000 रुपीज, ये जो सम है 10,000 रुपीज का, इसे हम कहलाएंगे, इसे हम कहते हैं, पर ये रहा आपका शब्द इसके लिए, जजमेंट डेट। जजमेंट डेट, जजमेंट डेट कहलाता है, इसे कहते हैं जजमेंट डेट। जजमेंट डेट। सो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू डिक्री बी मस्ट गिव ₹10,000 टू ए। समझे? बी को ए को हर हालत में 10,000 रुपये देने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी डिक्री है, ऐसा कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन बी ने फिर भी देने से मना कर दिया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सो बी वाज सपोज टू गिव 10,000 बिकॉज इट वाज द डिक्री ऑफ द सूट। सो अगर ये मना करता है, इफ ही डिनाइज then what will be the remedy of the A? Remedy क्या है? What the A can do in that case? If B is not complying with the decree
then what is the remedy? Remedy is in the name of execution. Execution. A will file an application. A will file application for execution. एंड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट या डिक्री. जो डिक्री पास हुई है उसको लागू करवाने के लिए हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन. सो आई बिलीव कि एग्जीक्यूशन का मीनिंग अब आपको सबको समझ में आ गया होगा. क्या है पहले, वेदर इट इज द फर्स्ट क्लास और इट इज वन ऑफ द मैनी क्लासेस. तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन और नॉट? नाउ इससे आगे बढ़ते हैं हम एग्जीक्यूशन से. नाउ ए विल गो टू द कोर्ट for execution. A will go to the court to file an application for the execution, and now the court will ask a question. What is the decree? What is the decree? Then he will say it is regarding the recovery of money of rent of rupees 10,000. In that case what will happen? That then he will say okay fine, where is B? बी कहाँ रिजाइड करता है साहब? बी करता है मुंबई में रिजाइड, एंड हमारी कोर्ट कहां पर है? इट इज इन दिल्ली. सो यू आर फाइलिंग द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली बिकॉज द डिक्री वॉज पास्ड बाय दिस कोर्ट. इसी कोर्ट ने डिक्री पास की थी. तुम इन्हें दर्द दिया है, तुम ही दवा देना है ना. तुम इन्हें डिक्री पास कराई है, तुम इन्हें डिक्री दी है और तुम ही इसको एग्जीक्यूट कराओगे. लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखो क्वेश्चन यहां पर यह है कि बी रिजाइड्स इन मुंबई, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंपेल बी टू कम टू दिल्ली एंड देन रिकवर योर अमाउंट ऑफ 10,000. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बी लिव्स इन मुंबई. देन व्हाट इज द रेमेडी? वी शैल ट्रांसफर द डिक्री टू द कोर्ट ऑफ मुंबई. इस डिक्री को दैट डिक्री शैल बी ट्रांसफर्ड to the court of Mumbai, and therefore we will go, then you will have to comply with you will have to come to which section? Section 39. We have been doing this. Section 39 हम कर रहे थे. तो Section 39 पर आने का बैकग्राउंड ये है. आई होप कि आप समझेंगे. now the decree is to be transferred, and this is the Section 39. This is the Section 39 transfer of decree. I believe कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा. And this was the case. Please see this. In that case, Section 39, and the Section 39, please, this Section 39 is very important for your prelims. Please write down P for prelims. Which section deals with the transfer of decree? In this section, you will see what? There are two ways of transfer. Two ways of transferring the two modes of transfer. Number one is what? On the application of decree holder, and एक है suo motu. इसको समझ जाइए. इस सेक्शन में 39 में यू विल सी टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर. दो प्रकार से ट्रांसफर हो सकते हैं. नंबर वन मोड क्या है कि एक तो जो जिसके फेयर में डिक्री होल्डर है, यानी कि हमारे एग्जांपल में ए, ही विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन दैट प्लीज ट्रांसफर माय डिक्री टू द मुंबई कोर्ट. The first mode is what? On the basis of the application of the decree holder, and second is the court itself on its own motion. On second motion में अपने ही आप में इस कोर्ट को ट्रांसफर करती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को. तो यहां से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है. देखिए अंजलि ढींगरा मैडम ने कहा है, अंजलि ढींगरा मैडम का जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, एंड देन आई आंसर दिस.
Anjali Dhingra. The question of Anjali Dhingra is this: why would decree holder send an application? He himself filed it in this court. Should not it be judgment debtor filing the application for transfer? Wow. अंजलि ढींगरा ने ये कहा है कि जो डिक्री होल्डर है, जो डिक्री होल्डर है, आप जरा सोच के देखिए, जो डिक्री होल्डर है वो कौन सी कोर्ट में गया? वो उसने कोर्ट C1 में गया। वो इसको समझने की कोशिश कीजिए। डिक्री होल्डर कौन है? किसके फेवर में जजमेंट हुआ था? ए के फेवर में। अरे ए के फेवर में जजमेंट हुआ, ए के फेवर में जजमेंट हुआ। नाउ ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू व्हाट? टू कोर्ट C1 एंड देन C1 विल ट्रांसफर टू द C2. He will not go, this A will not go to the C2. कोर्ट C2 में नहीं जाएगा A कि भाई साहब मेरी, दिस इज द रूल। जिस कोर्ट ने, आप सेक्शन 39 की लैंग्वेज पढ़िए, देखिए प्लीज गो टू लैंग्वेज ऑफ दिस। ये देखिए, कल हम लोगों ने यहां से पढ़ा था, कल समझने की कोशिश की थी। प्लीज सी दिस, द court which passed a decree may on the application of the decree holder send it to the execution to another court. ये जो कोर्ट 39 क्लॉज 1 में this court, which is this court? ये कोर्ट वो कोर्ट है जिसने which passed the decree, जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है, उसी कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अब आप कह रहे हैं जजमेंट डेटर, यानी कि बी क्यों नहीं आएगा? अरे बी कोर्ट में आएगा ही क्यों, जो उसे पैसे देने ही नहीं है। बी तो भागेगा प्रोसेस से, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है 10,000 रुपए देने की। वो आ बैल मुझे मार क्यों करेगा? वो अगर उसको, वो थोड़ी कहेगा जी मैं मुंबई की कोर्ट में पैसे जमा कराऊंगा, तो दिल्ली कोर्ट प्लीज ट्रांसफर द मैटर टू मुंबई सो दैट मैं मुंबई में डिपॉजिट करा लूं। ऐसे कभी होता है? तो जजमेंट डेटर तो अंजलि आएगा ही नहीं कोर्ट में। जिसको दर्द है, जिसको समस्या है, जिसको परेशानी है, वही कोर्ट में जाएगा। परेशानी किसको है? परेशानी उस व्यक्ति को है, ए को। ए कौन व्यक्ति है? ए वो व्यक्ति है जिसके फेवर में जजमेंट हुआ है, और लेकिन जजमेंट होने के बावजूद भी उसको उसके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जजमेंट को लागू नहीं करवाया जा पा रहा है, इसलिए उसको उस कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए जाना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूशन में इफ रिक्वायर्ड दैट डिक्री कैन बी सेंड टू अनदर कोर्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी। अभी जब आवश्यकता होगी तो उसको फिर एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट में भेजा जा सकता है। तो उसी की टेक्निकलिटीज की चर्चा करता है सेक्शन 39। मैंने कल डिस्कस किया था, शॉर्ट में यहां पे करूंगा ताकि अगली लाइंस को पिकअप कर पाए आप लोग। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया ये बताइए मुझे, कि डिक्री इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। बस हाँ या ना, जल्दी बताइए। सो इस लाइन को आप ऐसे पढ़िए, द कोर्ट में सेंड इट टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। कौन सी कोर्ट है ये? जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पहले पास किया था, द कोर्ट विच पास्ड इट। लेकिन कब करेगी? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे करेगी, विदाउट एप्लीकेशन नहीं करेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि मान लीजिए कि इसमें एप्लीकेशन तो आ गई, एप्लीकेशन तो आ गई, लेकिन एप्लीकेशन आने के बाद भी क्या जरूरी है कि कोर्ट ट्रांसफर करे? कोर्ट विल ट्रांसफर इट और नॉट। तो देयरफॉर देयर इज द वर्ड मे, दिस द वर्ड मे। कोर्ट में ट्रांसफर और कोर्ट में नॉट ट्रांसफर, ये ध्यान रखना। तो दिस, ये जो वर्ड में है, इट इंडिकेट्स विथ व्हाट? डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि कोर्ट इसको माने उसकी बात को या नहीं माने। कोर्ट कैन ट्रांसफर, कोर्ट में नॉट ट्रांसफर। लेकिन कब कब करेगी? वो ए बी सी डी 4 रीजंस यहां पर दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे। एंड दीज आर द 4 रीजंस। ये चार रीजंस हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक था ये कि अगर डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलेंटरी रिजाइड्स करता है, कैरीज ऑन बिजनेस एटसेट्रा, कि अगर जो डिफेंडेंट है, अगर सिचुएशन ये हो, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में है कि डिफेंडेंट कहां रहता है? मुंबई में। इफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स इन मुंबई और ही वर्क्स फॉर गेन इन मुंबई और ही रन्स एनी बिजनेस,
then this may be a ground for transfer the application of execution. तो ये कोर्ट ये पूछेगी ना, कोर्ट will find if you are moving an application for transfer to the court. अगर आपने एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करवाना है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को, then court will ask from you on what ground this court should transfer the application. Then you will have to give the reason for that. One reason is that defendant resides there, because defendant reside करता है वहां पर, इसलिए भेज दीजिए आप. दूसरा क्या हो सकता है साहब, डिफेंडेंट वहां पर बिजनेस करता है, डिफेंडेंट वहां पे जॉब करता है. Then if the court is convinced, then court may transfer it to that court. It is the one of the ground. ये भी हो सकता है कि if the decree is for the sale or delivery of the immovable property. डिक्री किस चीज के लिए है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि मकान आपको मुझे कब्जे में देना है या मकान की बिक्री होनी है. इफ इट इज रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही दूसरे शहर की कोर्ट में, मुंबई में है सपोज कीजिए, देन इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट में बी कन्विंस्ड टू ट्रांसफर दी. ये हो सकता है. और तीसरा क्या था, मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी इस शहर में, जिस शहर में कोर्ट है, उस शहर में उसकी प्रॉपर्टी या तो है ही नहीं या सफिशिएंट नहीं है. तो देन जिस शहर में उसकी सफिशिएंट प्रॉपर्टी है, उस शहर को फिर वो उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में उस डिक्री को ट्रांसफर किया जा सकता है. एंड फोर्थ वाज था फॉर एनी अदर रीजन, किसी अन्य कारण का हो जो कोर्ट को लगता हो कि यस किसी अन्य कारण पर ये इट विल बी expedient to transfer the decree from my court to the other court. तो these were the four reasons. ये कहाँ थे, on the application of the decree holder. इनकी बहुत टेक्निकलिटीज मैंने कल समझाया था, मैंने अभी ओवरऑल समझाया, अदरवाइज तो फिर घंटों लगते हैं इसे समझाने में. तो आई बिलीव कि यहां तक समझ में आया आप लोगों को, हाँ है ना, बताइए. सो आई कम टू दी नाउ क्लॉज थर्ड. क्लॉज थर्ड पर आ जाइए. दिस इज क्लॉज 39(3). प्लीज यहां से अपनी क्लास, कल यहां पर आ गए थे हम लोग, यहां से शुरू करते हैं. फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू इट सच कोर्ट वुड हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट इन विच सच डिक्री वाज पास्ड. अब इसको समझिए क्या मतलब है ये. दिस इज क्लॉज 39 क्लॉज 3. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, देखिए इसको आप ऐसे कीजिए, 39 क्लॉज 1 पे जाते हैं हम लोग. यू प्लीज सी दैट लैंग्वेज ऑफ 39(1). दिस इज द 39(1). देखिए, यू प्लीज पिक अप द वर्ड डाउन हेयर, ट्राई टू कंसंट्रेट ओवर दीज वर्ड्स. बहुत टेक्निकल है सीपीसी, कई बार समझाना आसान नहीं होता. The court may send it to the another court of competent jurisdiction. Send it for the execution to the competent jurisdiction. तो कोर्ट जो ट्रांसफर तो करेगी, कोर्ट विल ट्रांसफर द डिक्री टू द अनदर कोर्ट. दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर करेगी, बट कैन इट बी एनी कोर्ट? क्या ये कोई भी कोर्ट हो सकती है? नो. It will have to be a competent jurisdiction, court of competent jurisdiction. This should be the court of competent jurisdiction. Are you getting it or not? हम इसी के संदर्भ में आपको अब ये जो court of competent jurisdiction है, ऐसे ही you will see 39(2). Please see 39(2) now. काफी टेक्निकल है ये. अगेन 39(2) में क्या था, द कोर्ट में ट्रांसफर ऑन इट्स ओन मोशन अगेन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन. सो इन बोथ केसेस, वेदर इट इज 39(1) एंड 39(2), इन बोथ केसेस द ट्रांसफरी कोर्ट मीन्स द कोर्ट टू विच डिक्री इज टू बी ट्रांसफर्ड, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफरी कोर्ट. दैट शुड बी ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction. That court shall be of competent jurisdiction. So this is one of the condition.
You can transfer the court, you can transfer the decree. That's a simple question, different question. You will transfer to which court? The court must be of competent jurisdiction. तो ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया? Now I will come to this 39.3. You need to understand 39.3. So to understand 39.3, you will have to keep in your mind 39.1 and 2, because these requires 39.1 and 39.2. Both clauses says that the decree should be transferred to the court of competent jurisdiction, and but which court shall be considered to be the court of competent jurisdiction? In that regard, this is 39 clause 3. 39 clause 3 में इस बात की चर्चा की गई है कि किस कोर्ट को हम यहां पर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी व्हाट? competent jurisdiction. Competent with regard to the 39.1 and 2. Now आइए आगे बढ़ते हैं अभी. So this is, so please read this section 39.3. For the purpose of this section, please see the words. For the purposes of this section means it, this section का मतलब क्या हुआ? You are covering the clause 1 as well and you are covering the clause 2 as well of this. For the purposes of this section, it means for the purposes of section 39 clause 1, for the purposes of section 39 clause 2, the court shall be deemed to be a court of competent jurisdiction. Samjhe? So what 39.3 is covering the both cases 39.1 and 39.2, because the use is what क्या है? For the purposes of this section means 39.1 के लिए भी एंड 39.2 के लिए भी. ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. एक न्यायालय को कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का माना जाएगा. शैल बी डीम्ड टू बी, वो है या नहीं है? इट शैल बी डीम्ड टू बी, और पैरामीटर क्या होगा? डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. कब? अब देखा जाएगा क्या? इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डिक्री, कि जिस समय आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई, डिक्री के ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई, उस समय दैट कोर्ट, जिस कोर्ट को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट. जिस सूट में वो डिक्री पास हुई है, उस सूट को ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी थी या नहीं थी. एंड यहां पर कॉम्पिटेंसी का मतलब है, जुरिस्डिक्शन का मतलब है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि उतने पैसे का, उतने सब्जेक्ट वैल्यू का अगर सूट वो सुन सकती थी तो वो कॉम्पिटेंट मानी जाएगी. इसका उदाहरण समझ के समझाता हूं आपको मैं, क्या मतलब है इसका. ऐसे समझिए इसको आप. देखिए, C1 इज द कोर्ट, इसे कहते हैं ट्रांसफरिंग कोर्ट. वो कोर्ट जो ट्रांसफर कर रही है. टू C2 ये हुई ट्रांसफरी कोर्ट. ये हुई ट्रांसफरी कोर्ट. नाउ इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. इसका मतलब क्या हुआ है कि इफ द सब्जेक्ट वैल्यू इज 1 lakh, if the value of the case subject value is 1 lakh, then this court must be competent, must have jurisdiction, pecuniary jurisdiction to deal with the case subject value of 1 lakh. तो इसकी जो C2 की जो कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी, that will be seen to be vis-a-vis pecuniary jurisdiction. यहां पे कोई सब्जेक्ट मैटर वाला इशू नहीं आ रहा. इट विल बी सीन विद द सब्जेक्ट वैल्यू से, बिकॉज यहां पर जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन जो कोर्ट का कर रहेगी, वो यहां पर केवल उसको लागू कराना है. आपको डिटेल्स में नहीं जाना है. आपको डिक्री वैलिड है, इनवैलिड है, डिक्री सही है, गलत है, वो इशू डिसाइड नहीं करने. दिस कोर्ट विल हैव टू ओनली एग्जीक्यूट इट. Therefore, competency will be seen vis-a-vis only pecuniary jurisdiction. And you please read this line if you have any confusion. Please say this. Please read these lines. By the Amendment Act of 1976,
subsection 3 has been added to section 39. It clarifies that the transferee court must have pecuniary jurisdiction to deal with the suit in which the decree was passed. हाँ या ना बताइए। तो इट विल बी सीन कि जो सेकेंड कोर्ट है जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू विसेविस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। आप इसको समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। इसको ध्यान रखना, इस स्लाइड में देखिए, ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। एक कोर्ट को कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। कब? टाइम इंपॉर्टेंट है, कब? इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर, एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर। तो ये टाइम फिक्स हो गया कि जिस समय पर ट्रांसफर एप्लीकेशन लग रही है उस समय, एट दैट टाइम सच कोर्ट वुड हैव जुरिस्डिक्शन। इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा किस बात का? टू ट्राई द सूट, उस सूट को ट्राई करने का। कौन से सूट को ट्राई करने का? जिस सूट में वो डिक्री पास हुई है। अब यहां पे ट्राई का मतलब है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से। समझ में आता ही नहीं है आपको, बताइए। सो इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर such court would have jurisdiction to try the suit, then this court shall be deemed to be competent court of competent jurisdiction। तो I believe कि मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी हद से आपको घुमा फिरा के समझाने की कोशिश की है इसमें कि कौन सा समय की बात कर रही है, क्लियर है। द टाइम इज व्हाट? एट द क्रूशियल टाइम कौन सा है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डिक्री। डिक्री को ट्रांसफर करने के समय कौन सी कोर्ट को ट्रांसफर करेंगे? जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी। कॉम्पिटेंट कोर्ट किसको माने जाएंगे? उसको कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए कि जिस सूट में, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, उस केस का ये ट्रायल भी कर सकती थी। अभी तो आप एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अगर इसी कोर्ट में एज्यूम कीजिए कि ट्रायल करना पड़ता है इस केस का, तो ये ट्रायल भी करने के लिए कॉम्पिटेंट होती, तो हम ये मानेंगे कि ओके, अगर ये ट्रायल के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट है तो ये एग्जीक्यूशन के लिए भी कॉम्पिटेंट होगी। अब मुझे बताइए 39 क्लॉज 3 आपको समझ में आया या नहीं आया? फोर्थ पॉइंट को पढ़िए फिर आप ये। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथर। नथिंग इन दिस सेक्शन, इट मीन्स 39 क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड 3। Nothing in this section shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such. The court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of its jurisdiction. See, this was added in 2002. This is the question for your prelims, ध्यान रखना। दिस क्लॉज वॉज एडेड, दिस ये पढ़वाता हूं, पूरी लाइन पढ़ाता हूं आपको। सब सेक्शन 4 ऑफ 39 वॉज एडेड बाय द CPC अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जाएगा आपसे। नाउ ये क्या कहते हैं इसको समझ लीजिए। अगेन ये सेकंड कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं एक्चुअली। अगेन तो क्लॉज 3 में what you said, competency vis-a-vis pecuniary jurisdiction, and second restriction यहां पर क्या है? second restriction is dealt with what? 39 clause 4 में, कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी के लिए आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी या वो पर्सन इस ट्रांसफरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग समझ और नॉट? नहीं समझ में आ रहा? इसको ऐसे समझिए, देखिए। दिस इज द C1 कोर्ट। C1 कोर्ट इज द ट्रांसफरिंग कोर्ट। नाउ A has moved an application for transfer. Fine. A has moved an application for transfer. The transfer what? Transfer of what?
डिक्री फॉर व्हाट, फॉर एग्जीक्यूशन। ये हमारी समस्या है। देन विच सेक्शन विल डील विद इट, सेक्शन 39 clause 1. In that case you will have to satisfy the reasons A, B, C, D. Only then the decree can be transferred. And this is the difference. आप अखिल पूछ रहे थे डिस्ट्रिक्ट जज, सेक्शन 24 में जनरल सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 39 इज डीलिंग विद द स्पेसिफिकली. So 24 is not required to be applied here. This will be specific provision is given in the execution proceedings. Therefore, you will not have to go to section 24, that is general section. तो यहां पर सेक्शन 24 CPC अप्लाई नहीं करेंगे. यहां पर ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एज पर सेक्शन 39 एंड ऑन दीज ग्राउंड्स ओनली A, B, C, D. आई बात समझ में नहीं आई है? तो ये यहां पर आए. देन क्वेश्चन वाज व्हाट, दिस कोर्ट C2, जिस कोर्ट को भी आप भेजना चाह रहे हैं, दैट इज द ट्रांसफर कोर्ट, इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. देन इट सेज कॉम्पिटेंसी 39 clause 3. 39 clause 3 tells about you pecuniary jurisdiction. Pecuniary. And 39(4) says this court must have jurisdiction over the person concerned or the property as well. उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध आपको एग्जीक्यूट कराना है या उस प्रॉपर्टी पर जिसके विरुद्ध आपको कराना है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर भी यहां पर इन्वॉल्व हो गया इन केस ऑफ प्रॉपर्टी. तो इन दैट केस कॉम्पिटेंसी इस नजरिए से भी देखी जाएगी. इट मस्ट हैव द local jurisdiction over the person or the property. Otherwise, nothing in this section 39(1)(2)(3) shall authorize the, if that court has no jurisdiction over the person, if that court has no jurisdiction over the person, then this court, transferring court, intending transferring court will have no jurisdiction. Nothing in this section shall be deemed to authorize the court, समझे, to execute, to transfer to such court upon which upon which that court has no jurisdiction on the person or the property. If the person or the property is outside the local limits of that transferring court, you cannot transfer the court, you cannot transfer the decree to that court. So what you will have to see, अगर हम पॉइंट में बात करूं, when can you transfer? Number 1, application. Number 2, case must be covered either A, B, C and D. Fine. And in that case it must have the pecuniary jurisdiction over the subject value, competent by pecuniary jurisdiction. And D, it must have jurisdiction over the person or that property. तो this is all about 39(4). 39(1)(2)(3)(4) का ये सार है सब कुछ. ये आई बिलीव कि समझ में आया होगा. जल्दी बताइए, आया नहीं आया? अभी काफी टफ था 39 को समझाना, बट देखिए मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोगों ने इस तरीके से अपने बैलेट को हाईलाइट किया हो, अपने हाईलाइट को इसको राउंड किया हो, उसको बार बार उस तरीके से याद कर लें आप. अदरवाइज ये मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप लोगों ने इसको याद नहीं किया है ना, इसको उस तरीके से ढंग से याद नहीं किया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो आई बिलीव कि आप 39 को या जितने भी सेक्शन मैंने पढ़ाए हैं इनको आप बहुत अच्छा टाइम देंगे. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन लोग, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन. क्या है? ये है प्रीलिम्स का क्वेश्चन. देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर. ये Which of the following statement is correct? And now again I give you the hint. यहाँ पर क्या मांगा है उन्होंने? करेक्ट. तो प्लीज ऑलवेज हाईलाइट अराउंड दिस, कि sometimes they ask you incorrect questions as well.
इनकरेक्ट और करेक्ट को ध्यान रखना हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हियर व्हाट दे आर आस्किंग, करेक्ट स्टेटमेंट। द कोर्ट विच पास द डिक्री, द कोर्ट विच पास द डिक्री यानी कि हमारे एग्जांपल की C1 may transfer it to another competent court if the judgment debtor carries on business within the jurisdiction of the later court। yes, ये हो सकता है, ये भी एक क्लॉज थी, ए में था। judgment debtor has no property within the jurisdiction of the former court sufficient to satisfy such a decree but has property within the jurisdiction of the later court। yes, it is also correct। and third, decree directs sale of immovable property situated outside the local jurisdiction of the former court। it is also correct। and all of these, and कहाँ पूछा है, DJS 2014 में पूछा है। so this is all about the BEREC language, it will be। so देखिए DJS 2014 का केस है, ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे जिसने 39 के सेक्शन को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो, समझा हो, इस बात को समझे आप लोग। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए इसमें फिर ये आया पंजाब में क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज व्हाट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 ऑफ CPC आर परमिसिव नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी एंड नॉट परमिसिव, मैंडेटरी एंड डिस्क्रेशनरी, नन ऑफ द अबव। अब कर लो कमाई, मैंने आपको पढ़वाया था, ये रहा इसका आंसर। बताइए क्या आंसर है इसका। द प्रोविजंस ऑफ दिस 39 आर नॉट मैंडेटरी, समझे, तो दी प्रोविजंस आर नॉट मैंडेटरी एंड ओनली परमिसिव। मैंडेटरी हो नहीं सकता, मैंडेटरी हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, आंसर इज ए, परमिसिव। आप समझ रहे कैसे हल हुआ ये, देखो ये। अब हमें पता है कि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, परमिसिव का हो सकता है, मीनिंग समझ में नहीं आया आपको। सो मैंडेटरी तो है नहीं, ये आपको पता है। B and C both are dealing with it, mandatory, तो it cannot be B, it cannot be C। what is left, only A and D। तो not mandatory, you know it, it is not mandatory। permissive माने allow, which allow, and it allows you, तो आंसर इज A। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, वर्ड्स कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अंडर 39C। देखो क्या कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अंडर 39 ऑफ C रेफर्स टू, यहां पर कॉम्पिटेंट उन्होंने पूछ लिया। देखो 39(3) एंड 39(4) दोनों अप्लाई हो जाएंगे यहां पर। अब ये पिक्यूनरी ऑफ द ट्रांसफरी कोर्ट, यही बात सही है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये बात भी सही है। पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल, इसमें दोनों कवर हो गए, तो आंसर इज C। ये आपका हुआ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन हुआ ये, पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल। तो देखो आप ये समझने की कोशिश करो कि मैंने इसमें क्यों इतनी जान लगाई, कितने टेक्निकल क्वेश्चन से पूछे गए हैं। सो मेनी टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम द BEREC लैंग्वेज यहां से। तो आई बिलीव आपको समझ में आया आपको ये, ठीक है सब। तो दिस इज ऑल अबाउट 39 सेक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रॉम टुमारो, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू वेरी मच। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।